नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, भारत की इस भूमि ने हजारों योद्धाओं को जन्म दिया है। हजारों शूरवीरों ने इस भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इस भूमि ने बड़े से बड़े राजाओं को बर्बाद होते हुए देखा है, जैसे धनानंद, और इसी भूमि ने एक चरावे को सम्राट बनते हुए देखा है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। इन योद्धाओं में यह साहस, ये देशभक्ति ऐसे ही नहीं आ जाती। इनमें उस समय के गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान था और राजकुमारों को भी इन्हीं गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता था। मगर कहते हैं ना, अपवाद, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। इन गुरुकुलों से भी काफी अपवाद निकले, जिन्होंने इस देश को बेचने और इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। मगर फिर भी इतिहास में जब भी गद्दारों का नाम लिया जाएगा तो हमेशा दो लोगों का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये नाम है आंभी कुमार और जयचंद। दोस्तों, बहुत से राजाओं ने आक्रमणकारियों से संधि की थी, तो फिर इन दो राजाओं को सबसे बड़ा गद्दार क्यों कहा जाता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावड़िया और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आंभी कुमार की। आंभी कुमार तक्षशिला के राजा आंभीराज का पुत्र था। आंभी कुमार ने अपनी शिक्षा उस समय के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय से ली थी। मगर क्या आंभी कुमार ने भी अर्थशास्त्र और राजनीति के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आचार्य चाणक्य से शिक्षा ली थी? क्योंकि आचार्य चाणक्य भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही शिक्षक थे। मगर इसमें इतिहास दो भागों में बंटा हुआ है। इतिहासकारों का एक समूह कहता है कि आंभी कुमार ने भी आचार्य चाणक्य से ही शिक्षा ली थी, और एक भाग कहता है कि महाराज आंभीराज के आग्रह पर भी आचार्य चाणक्य ने आंभी कुमार को शिक्षा देने से मना कर दिया था। और मेरा मत भी इन्हीं इतिहासकारों के साथ है, क्योंकि आचार्य चाणक्य से शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति कभी गद्दार नहीं निकल सकता। मगर आंभी कुमार गद्दार कैसे हुआ? दोस्तों, जब सिकंदर पूरा विश्व जीतने निकला था, तब आंभी कुमार ने ही सिकंदर को न्योता दिया था भारत आने के लिए। और जब मैं भारत की बात कर रहा हूं, तब वो भारत अखंड भारत है। आंभी कुमार सिकंदर की बड़ी सेना के सहयोग से के राजपोरस को हराना चाहता था। दोस्तों, असल में सिकंदर और उसकी सेना को भारत आने में थोड़ी हेजिटेशन थी। उन्हें भारत आने में डर लग रहा था, क्योंकि भारत के भूगोल के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे और यहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक है, ये इन्होंने बहुत पहले से सुना था। मगर आंभी कुमार ने सिकंदर को इस क्षेत्र में भी सहायता दी। उसने सिकंदर को भारत का भूगोल यानी यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बताया और भारत के अलग अलग भाग की जलवायु कैसी है वो सारा समझाया, जिसकी वजह से ही सिकंदर भारत में इतना अंदर तक घुस पाया था। दोस्तों, आंभी कुमार उस समय तक्षशिला के राजा थे और तक्षशिला अखंड भारत का सीमा रक्षक था, यानी अखंड भारत की सीमाएं तक्षशिला तक थी। बाहरी आक्रमणकारियों को भारत पर हमला करने के लिए सबसे पहले तक्षशिला को पराजित करना पड़ता था। मगर आंभी कुमार ने डर और लालच की वजह से तक्षशिला के द्वार सिकंदर के लिए खोल दिए और इसी के साथ उसने तक्षशिला के नहीं, पूरे भारत के द्वार उसके लिए खोल दिए थे और पूरे भारतवर्ष को युद्ध की आग में झोंक दिया था। और सिकंदर की सेना ने कितने लोगों की जान ली थी, कितने मासूम बच्चों को मारा था, कितनी औरतों की हत्या की थी। उसने अबोध शिशुओं तक को नहीं छोड़ा था, ये हम सभी जानते हैं। सिकंदर की सेना के खिलाफ उस वक्त एक गणराज्य के ब्राह्मणों ने अपने शस्त्र उठाए थे, मगर उसने ब्राह्मणों की भी गर्दनें कटवा दी थी। और ये बात उस समय की है जब ब्राह्मण अवध थे, यानी उनकी हत्या नहीं कर सकते थे। धन्य है भारत की वह पग पग भूमि जहां कतिपय ब्राह्मणों ने अलग क्षेत्र का विरोध किया, विद्रोह किया और हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार किया। भारतवर्ष के कई गणराज्यों के लोगों ने सिकंदर से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई थी। इन सब की जान इसलिए गई थी क्योंकि आंभी कुमार ने सिकंदर के लिए इस देश के दरवाजे खोल दिए थे और एक तरह से उसकी पराधीनता स्वीकार कर ली थी। और आंभी कुमार को गद्दार कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतवर्ष में यह पहली बार हुआ था कि भारतवर्ष के ही किसी राजा ने बाहरी आक्रमणकारी की भारत को लूटने और भारत को जीतने में ही सहायता की थी और उन्हें भारत आने के लिए इनवाइट किया था। इसीलिए आंभी कुमार को भारतवर्ष का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। जहां एक तरफ आंभी कुमार सिकंदर को देवपुत्र मान रहे थे, अलग क्षेत्र आतताई नहीं है आचार्य, वह विश्व विजय के लिए निकला देवपुत्र है। वहीं दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य सभी जनपदों में घूम रहे थे, सभी जनपदों की सहायता मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें सिकंदर आता हुआ दिख रहा था। अलग क्षेत्र नामक एक वन योद्धा मिस्र व पार्स के साम्राज्य को उखाड़कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तक्षशिला से उसकी संधि भी हो चुकी है, शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा। और सिकंदर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था कि पूरा भारतवर्ष उससे मिलकर लड़े। आचार्य चाणक्य की सारी कोशिशों के बावजूद भी भारत के जनपदों के राजाओं के लालच और उनके अहंकार की वजह से पूरा भारतवर्ष एक नहीं हो पाया था और सिकंदर का आक्रमण पूरे देश ने सहा था। और आचार्य चाणक्य ने आंभी कुमार को भी सिकंदर की सहायता करने से मना किया था। पाश्चात्य जगत ने तो धरती को सिर्फ एक ही देवपुत्र दिया है। यह वह धारा है जहां मानव को भी ईश्वर बनने का अवसर दिया जाता है। अतः आतताइयों की पाशविक क्रीड़ा से इस भूमि को कलंकित मत होने दो आंभी कुमार। दोस्तों, इतिहास की यही तो खास बात है, इतिहास खुद को दोहराता है। और फिर आंभी कुमार के समान एक और गद्दार ने इस भूमि का सौदा किया।
ये गद्दार था जयचंद। दोस्तों ये बात है 11वीं शताब्दी की, जब तराइन का युद्ध हुआ था। उस वक्त मोहम्मद गौरी ने देश पर आक्रमण किया था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरह हराया था और मोहम्मद गौरी अपने जान की भीख मांगकर वहां से भागा था। उस समय जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों राजाओं में रिश्ते बहुत अच्छे थे, मगर जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। परंतु जयचंद को उनका विवाह मंजूर नहीं था और उसने संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। एक तरह से उसने पृथ्वीराज चौहान की इंसल्ट की थी, उनका अपमान करने की कोशिश की थी। संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखकर उसे वहां से ले जाने के लिए कहा। तब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उसके स्वयंवर से उठाकर ले गए थे। यह देख जयचंद को बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत अपमान सहना पड़ा और उसने ठान लिया कि वह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेकर रहेगा। देखा जाए तो जयचंद संयोगिता की जबरदस्ती शादी करवा रहा था, मगर फिर भी उसने पृथ्वीराज चौहान को बर्बाद करने का फैसला किया। अगर जयचंद अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान पर हमला करता तो फिर भी इतिहास उसे माफ कर देता, मगर उसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने को कहा और इस बार उसने भी मोहम्मद गौरी की सहायता की। पृथ्वीराज चौहान इस बार भी जीत जाता, मगर जयचंद ने मोहम्मद गौरी को कुछ ऐसे खुफिया रास्तों के बारे में बताया और पृथ्वीराज की सेना की ऐसी कमजोरियां बताई कि इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, क्योंकि पृथ्वीराज की सेना को यह उम्मीद नहीं थी कि मोहम्मद गौरी के सैनिक इस रास्ते से आएंगे। घर का भेदी लंका ढाए, ये बात यहाँ पूरी तरह सिद्ध होती है। जयचंद ने अपना पर्सनल बदला लेने के लिए इस देश की भूमि को दांव पर लगा दिया। जयचंद को ऐसा लगता था कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर वापस चला जाएगा और ये राज्य जयचंद को दे देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी ये जानता था कि जो व्यक्ति अपनी बेटी और अपने दामाद का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। और मोहम्मद गौरी ने बाद में जयचंद के राज्य पर भी हमला करके उसे हराकर वहां भी राज किया था। ऐसे तो माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला इस्लामिक इन्वेडर था, मगर मोहम्मद गौरी ने जितनी बड़ी जीत हासिल की थी उससे पहले किसी भी इस्लामिक इन्वेडर ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की थी। इसीलिए माना जाता है कि मोहम्मद गौरी के आने के बाद ही अफगानी आक्रमणकारियों के आने की शुरुआत हुई थी और हमारी संस्कृति, हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचनी शुरू हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन तो किए ही थे, बहुत से लोगों की जान ली थी, साथ ही साथ इन लोगों ने काफी मंदिरों को तोड़ा था और ना जाने कितना इन लोगों ने इस देश को लूटा था। दोस्तों जयचंद की वजह से इस देश ने, इस सभ्यता ने, इस धर्म ने बहुत कुछ सहा है और ऐसे लोगों को गद्दार कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों आपके हिसाब से जयचंद और आम्भी कुमार में बड़ा गद्दार कौन था और आपके इनके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।